जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी फर्स्ट में। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो मेरे होमगार्ड के दीवानों, जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टडी फर्स्ट आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहा है और आज प्रैक्टिस सेट नंबर हम 12 को करेंगे। बाकी जितने भी प्रैक्टिस सेट है वह स्टडी फर्स्ट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को मिल जाएगा। जो भी विद्यार्थी अभी तक उस प्रैक्टिस सेट से ना जुड़े हो वह जल्द से जल्द जाए और प्रैक्टिस सेट से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है और इस प्रैक्टिस सेट से एग्जाम में हूबहू प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों, और आज का जो प्रैक्टिस सेट 12 है इसमें हम जो टफ एग्जाम हुए हैं उसको लेके चलने वाले हैं और ये सारे के सारे जितने भी प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रश्न जो उत्तर प्रदेश के पुलिस का जो एग्जाम हुआ है उसी बेस पे ये बनाए गए हैं और ये निश्चित रूप से एग्जाम में कारगर साबित होने वाले हैं दोस्तों। और इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ना आप लोग बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के एग्जाम में रामबाण साबित होने वाली है। तो आइए मेरे दोस्तों, बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास की स्टार्ट कुछ उसी अंदाज में कहते हैं कि बापू के अंदाज में कहते हैं कि रख बापू हौसला, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा और अब की बारी वर्दी पहनकर पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न यह है कि एक जिला एक उत्पाद योजना को कब लागू किया गया। पहले हम जानेंगे कि एक जिला एक उत्पाद होता क्या है, जिसको हम कहते हैं ओडीओपी। ओडीओपी ओडीओपी का मतलब क्या होता है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। यह ओडीओपी सबसे पहले ये भारत सरकार की एक पहल है। इसमें क्या होता है कि इसमें भारत सरकार किसी जिले के जो महत्वपूर्ण चीजें होती है, जैसे कि कृषि से संबंधित या हस्तशिल्प से संबंधित, उसको ब्रांड के रूप में फेमस करती है, विकसित करती है, जिसको हम ब्रांड के रूप में फेमस कहती है। जैसे कि हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल इसका हो गया, जैसे कि हम देख सकते हैं अलीगढ़ का ताला है, अलीगढ़ का ताला फेमस है। गोरखपुर का कौन सा फेमस है? तो गोरखपुर का टेरा कोटा, जो कि गोरखपुर का है। भदोही से क्या है? भदोही की कालीने फेमस है। कालीने, जिसको हम दरी कहते हैं, जो जमीन पे बिछाई जाती है, ये भदोही की कालीने फेमस है। यानी कि ये सारे के सारे जिले के अपने जिले के एक ब्रांड के रूप में विकसित हुए हैं। इसी को तहत यानी कि ओडीओपी के तहत इसको अपने जिले का ब्रांड घोषित किया गया है। और इसको कब से लागू किया जाता है? तो ओडीओपी को सबसे पहले ये 24 जनवरी 2018 से इसकी शुरुआत होती है। 24 जनवरी 2018 से इसकी शुरुआत होती है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनेंगे और 100% प्रश्न बनेंगे। और यहाँ से अलीगढ़ का ताला, गोरखपुर से टेराकोटा फेमस है, भदोई की कालीने फेमस है। इसके साथ साथ हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण आ जाते हैं, जैसे कि लखनऊ से क्या फेमस है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लखनऊ, तो मेरे दोस्तों लखनऊ से चिकनकारी फेमस है। चिकनकारी, अब पहले ही क्वेश्चन में चिकन का नाम आ गया तो आप लोगों के मुंह में तो पानी आ रहा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि चिकनकारी या तो कोई चिकन लॉलीपॉप होगा या चिकन बिरयानी होगी। तो ये कोई चिकन का आइटम नहीं है। चिकनकारी एक कढ़ाई है, शिल्प से संबंधित है, शिल्पकारी से। ये एक कढ़ाई है जो कपड़े पे की जाती है, यानी कि यह एक पेंटिंग के तौर पे देखा जाता है चिकनकारी को, ये जो कि लखनऊ में बहुत ही फेमस है। अब आते हैं यहाँ, देखते हैं कि 2014 ये है। इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन ए सही है। अब आते हैं, यहाँ दिया है 2014 क्या महत्वपूर्ण है? क्योंकि 2014 में क्या शुरू किया गया था? 2014 में मेरे दोस्तों शुरू किया जाता है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया जाता है।
इसके साथ साथ 2014 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, महत्वपूर्ण अभियान है जिसको कहते हैं मेक इन इंडिया, जिसको हम कहते हैं मेक इन इंडिया। इसकी शुरुआत कब होती है मेरे दोस्तों? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत भी 2014 में होती है, 2014 में। अब आते हैं 2015 में क्या होता है। तो 2015 में क्या शुरुआत होती है, जिसको हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी शुरुआत कब होती है? तो मेरे दोस्तों इसकी शुरुआत होती है 2015 में। एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछता है कि बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत होती है नागौर से। नागौर से, नागौर कहाँ पे है? नागौर राजस्थान में स्थित है। इसकी शुरुआत होती है राजस्थान से, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कर्क रेखा किसे कहते हैं? कर्क रेखा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए 0 डिग्री रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ऑप्शन बी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आइए मेरे दोस्तों कर्क रेखा को समझने के लिए हम पहले विश्व मैप को देखेंगे, और विश्व के मैप को हम देखेंगे। और यहाँ पे जो हम देखते हैं ये जो रेखा गई है, सबसे पहले विश्व मैप में जो बीच से एक रेखा खींचते हैं जिसको हम काल्पनिक रेखा के नाम से जानते हैं। ये सारे रेखाएं काल्पनिक है। ये जो बीच से रेखा जाती है इसको हम कहते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री, और इसी 0 डिग्री का क्या नाम है पता है? इसी 0 डिग्री रेखा का नाम है जिसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, या फिर इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, यानी कि इक्वेटर। और इसी भूमध्य से रेखा के ऊपर एक लाइन आप लोगों को दिख रही होगी। एक लाइन आप लोगों को दिख रही होगी, ये रहा। ये लाइन, ये भी एक काल्पनिक रेखा है। और इसके नीचे भी एक लाइन ये दिख रही होगी, ये भी एक काल्पनिक रेखा है। अब आते हैं इसी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि ये इसको क्या कहते हैं। तो मेरे दोस्तों ये जो ऊपर की उत्तरी रेखा कहते दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। यह कर्क रेखा है। और कर्क रेखा कितनी पे है? यह है 23.5 डिग्री। यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में। अब आते हैं इसके नीचे वाली जो रेखा है इसको हम देखते हैं। इसको हम, ये स्थित है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी दक्षिणी अक्षांश में यह स्थित है। अब आते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। ये जो रेखाएं होती है, ये जो 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, तो सबसे पहले इसी को किस नाम से जानते हैं? तो मेरे दोस्तों सबसे पहले इसी को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसी को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और जो नीचे ये विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा के नीचे जो है, इसी को हम कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसी को या मकर रेखा के नाम से जानते हैं, मकर रेखा। अब आते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है कि कर्क रेखा किसको कहते हैं? तो कर्क रेखा ये कहते हैं उत्तरी अक्षांश, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कहते हैं। अब ये रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? क्या ये भारत से होकर गुजरती है? तो ये देखेंगे हमारा रहा भारत। ये ये हमारा भारत रहा। ये हमारा भारत रहा। और ये भारत से होके, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है कि बताइए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला आ जाता है, इधर से कर्क रेखा जा रहा है, इधर से सबसे पहला यहाँ पड़ेगा जिसको हम कहते हैं गुजरात। उसके बाद देखेंगे राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आ जाता है झारखंड। झारखंड झारखंड के बाद आ जाता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद आता है त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। आइए इसकी काउंट करते हैं। 1 राजस्थान, 2 मध्य प्रदेश, 3 छत्तीसगढ़, 4 झारखंड, 5 वेस्ट बंगाल, 6 7 त्रिपुरा,
8 मिजोरम। यानी कि ये जो भारत में जो कर्क रेखा ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब हाई लेवल का एग्जाम होता है जैसे कि यूपीएसआई लेवल का, तो इसमें क्या पूछता है कि इसमें 3 नाम दे देगा और एक दे देगा जो इसमें शामिल नहीं है। तो कैसे पूछता है कि बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो आप ये 8 राज्यों को याद कर लीजिएगा और बाकी जो एक राज्य रहेगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, वह आंसर नहीं होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न तक की तरफ। अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? क्या वह विंध्य है या अरावली है, शिवालिक है, तो सतपुड़ा है। तो मेरे दोस्तों सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाती है? तो वह हो जाती है शिवालिक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। अब आते हैं शिवालिक के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये जो हमें दिख रही है, ये सारे पर्वत जो दिख रहे हैं ये सारे के सारे हिमालय के भाग हैं। किसके? हिमालय के भाग है। और ये हिमालय में हम देखेंगे जो ग्रेट हिमालय है, ये सबसे ऊपरी जो दिख रही है, ये जो सबसे ऊपर में हमको दिख रही है, ये रहा है ग्रेट हिमालय। और इसके नीचे जो ये वाली लाइन दिख रही है, इसको कहते हैं मध्य हिमालय। और इसके नीचे जो दिख रही है, इसको हम कहते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि बताइए जो हिमालय है, हिमालय का सबसे दक्षिणी पार्ट कौन सा है? हिमालय का सबसे दक्षिण में कौन सा भाग स्थित है? तो सबसे दक्षिण में स्थित है शिवालिक। शिवालिक। और हिमालय जो है ये सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला जो है वह है शिवालिक। अब आते हैं अरावली की बात करते हैं। अरावली काफी अभी चर्चा में है, यहाँ से प्रश्न 100% बनेंगे। अरावली से प्रश्न 110% बनेंगे। अरावली के बारे में हम चर्चा करते हैं। अरावली क्या है? अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी है। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 692 मीटर। अरावली की ऊंचाई है 692 मीटर। अब आ जाते हैं इसके आगे, हम बढ़ते हैं कि अरावली के बारे में हम चर्चा करते हैं कि अरावली के एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी, तो उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछेंगे। तो अब आते हैं सतपुड़ा दिया है। सतपुड़ा से क्या प्रश्न बनता है? तो मेरे दोस्तों सतपुड़ा से ये प्रश्न बनता है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ यह सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो विंध्य दिया है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच एक नदी बहती है। विंध्य और सतपुड़ा के बीच एक नदी बहती है। यहाँ से यहीं से एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा। जिसका नाम है नर्मदा। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा रेंज के मध्य में बहती है। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये कहता है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? यानी कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो मेरे दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत सारे बच्चे कभी केटू गॉडविन ऑस्टिन लगाते हैं, कभी कंचनजंगा लगाते हैं। यह दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे और एग्जाम में क्या आंसर दिया है उसके बारे में भी हम यहाँ देखेंगे। एग्जाम में सबसे पहले क्या पूछा है? ये पूछा गया है यूपीपी के एग्जाम में, ये प्रश्न आ रहा हुआ है। अब यहाँ से बच्चों में कंफ्यूजन क्या होता है कि कोई बच्चे कंचनजंगा को आंसर लगाते हैं, कोई बच्चे केटू गॉडविन ऑस्टिन को आंसर लगाते हैं। तो एग्जाम में मैं बताऊं, एग्जाम में इसको ऑप्शन ए को सही माना है, केटू गॉडविन ऑस्टिन। और ये कहाँ स्थित है? यह पीओके में स्थित है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पीओके में इसकी स्थिति है। अब इसकी हाइट के बारे में चर्चा करें, इसकी ऊंचाई, तो मेरे दोस्तों इसकी ऊंचाई कितना है? 8,611। 8,611 इसकी ऊंचाई है। और ये जो केटू गॉडविन ऑस्टिन है, यह काराकोरम श्रेणी में आते हैं। काराकोरम श्रेणी में आता है।
अब आते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा ये कहाँ पे स्थित है? तो मेरे दोस्तों कंचनजंगा ये सिक्किम में स्थित है। यह है सिक्किम में स्थित है। और ये इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। 8,586 मीटर। और इसी कंचनजंगा को यूनेस्को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है में शामिल किया गया है। अब आते हैं माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं। तो मेरे दोस्तों माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पे स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में स्थित है। और इसी को कहा जाता है कि यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.48 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह आप लोग अपने बुक में नोट कर लीजिएगा कि अगर पूछे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848.48 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसको एक प्रश्न और पूछता है कि इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माथा के नाम से जानते हैं। ये भी आप लोग अपने बुक में नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है क्या कितने मिनट में पहुंचता है? तो ये 8.6 मिनट में पहुंचता है, या फिर 8.3 मिनट में पहुंचता है, तो या फिर 8.6 मिनट में, या फिर 6 मिनट में, या फिर 5 मिनट में। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो मेरे दोस्तों ये लगता है 499 मिनट, यानी कि लगभग 500 सेकेंड। ये 499 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। अगर इसको हम मिनट में देखें तो ये लगभग 8.3 मिनट के आसपास इसका आंसर आएगा, यानी कि इसको हम मानेंगे 8.3 मिनट। ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन युग सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग में ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? तो मेरे दोस्तों यहाँ दिया है राजधानी, यहाँ दिया है राजधानी, और यहाँ दिया है देश। अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें जो सुमेलित नहीं है? क्या जॉर्डन जो है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है? तो हाँ, ऑप्शन ए सही है। और ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान की राजधानी बिश्केक है? तो आप कहेंगे हाँ ताजिकिस्तान की राजधानी बिश्केक। यह ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यह ऑप्शन सही नहीं है। बिश्केक ये किसकी राजधानी है? तो मेरे दोस्तों ये किर्गिस्तान की राजधानी है। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। अब आते हैं, यहाँ दिया है उलन बटेर। उलन बटेर, उलन बटेर किसकी राजधानी है? तो उलन बटेर ये मंगोलिया की राजधानी है। और सनाइया, सनाइया ये यमन की राजधानी है। अब आते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं इराक की राजधानी क्या है, इराक की। फिर उसके साथ साथ ईरान की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, अभी चर्चा में रहा जिसका नाम है बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है। इसके साथ साथ हम चीन के देखेंगे, चीन की राजधानी क्या है। उसके बाद जापान की भी इसी लगे नोट कर लेते हैं कि जापान की राजधानी क्या है। अब आते हैं देखते हैं कि इराक की राजधानी क्या है। तो मेरे दोस्तों इराक की राजधानी हो जाती है बगदाद। बगदाद ये इराक की राजधानी हो जाती है। ईरान की राजधानी है तेहरान, इराक की राजधानी तेहरान। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, कैनबरा ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाती है। और यहीं पे हम देखते हैं कि कई सारे मैचेस होते हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। चीन, चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की राजधानी है बीजिंग। और जापान की राजधानी है टोक्यो। यहीं पे टोक्यो ओलंपिक खेला गया था, जो जहां से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, कि जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। अब आते हैं इसके अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि स्वर्णिम पैगोडा किस देश को कहते हैं? स्वर्णिम पैगोडा किस देश को कहते हैं?
यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। और यहाँ से जो यूपी का एग्जाम होता है यहाँ से प्रश्न बनते हैं। क्या स्वर्ण पगोड़ा ये पाकिस्तान को कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है, म्यांमार को कहा जाता है, या तुर्की को कहा जाता है? तो आइए, इसकी जो स्वर्णिम पैगोडा है यह म्यांमार को कहा जाता है। पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान को कहा जाता है नहरों का देश। नहरों का देश किसको कहा जाता है? तो ये नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। फिर आते हैं यहाँ तुर्की। तुर्की को क्या कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों, तुर्की को एशिया का, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। अब आते हैं, यहाँ दिया है नहरों का देश, और इसी के से एक प्रश्न और बन जाता है कि झीलों का देश किसको कहते हैं? झीलों का देश किसको कहते हैं? तो झीलों का देश मेरे दोस्तों कहते हैं फिनलैंड को। फिनलैंड को कहते हैं झीलों का देश। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यह दोस्तों, यह प्रश्न कुछ है नहीं, लेकिन यह पता है कम से कम 15-20 एग्जाम जो हुए हैं लगातार यहाँ से प्रश्न इसी को हूबहू ऐसे पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो मेरे दोस्तों, प्रकाश वर्ष यहाँ लोग देखते हैं वर्ष, वर्ष से तात्पर्य होता है समय, और लोग समय को क्लिक कर देते हैं और एग्जाम में उनका प्रश्न गलत हो जाता है। लेकिन प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? प्रकाश वर्ष से दूरी की मात्रक हो जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब आते हैं यहाँ से देखते हैं, अब आते हैं यहाँ से देखते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने होते हैं? तो मेरे दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर होते हैं 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। अब इसी को या तो ऐसे कह सकते हैं 9.46 गुणे 10/12 किलोमीटर। इसको, ये भी दोनों सही है। अब आते हैं ये दूरी से, दूरी की बात हुई है तो एग्जाम में प्रश्न क्या पूछता है कि बताइए दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो मेरे दोस्तों, दूरी की सबसे बड़ी इकाई, यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है जिसको हम कहते हैं पारसेक। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। और एक पारसेक बराबर कितनी लाइट ईयर होती है? तो मेरे दोस्तों, एक पारसेक बराबर 3.262 लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये कहता है कि ये बल का मात्रक क्या होता है? क्या प्रश्न क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या आवृत्ति होता है, एम्पियर होता है, या न्यूटन होता है? तो मेरे दोस्तों, बल का मात्रक न्यूटन होता है। जूल किसका मात्रक होता है? जूल ये कार्य का मात्रक होता है। आवृत्ति ये हर्ट्ज, ये हर्ट्ज का मात्रक होता है। हर्ट्ज आवृत्ति क्या हो जा रहा है? हर्ट्ज ये आवृत्ति का मात्रक होता है। अब आते हैं एम्पियर। एम्पियर का मात्रक होता है ओम। ओम। अब आते हैं यहाँ पे ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का जो एग्जाम में पूछा जाता है मेरे दोस्तों, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला। और लगे हाथ तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है मोल। इसका मात्रक होता है मोल। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सूरह कुल उत्सव जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो मेरे दोस्तों, सूरह कुल उत्सव के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये उत्तर प्रदेश के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सूरह कुल उत्सव या उत्तर प्रदेश के आगरा में मनाया जाता है। किस प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में मनाया जाता है। आगरा में ताज महोत्सव भी मनाया जाता है। क्या? ताज महोत्सव भी मनाया जाता है। और आगरा में ही क्या मनाया जाता है? बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला
भी मनाया जाता है। यह बटेश्वर मेला क्या होता है? यह पशुओं का मेला होता है। यह पशुओं का मेला होता है बटेश्वर मेला। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पशु की बात हुई तो एग्जाम में क्या प्रश्न पूछता है कि बताइए पशुओं का सबसे बड़ा मेला भारत में कहाँ लगता है? तो भारत में सोनपुर मेला जो है, सोनपुर मेला, ये पशुओं का सबसे बड़ा मेला है, जो एशिया का सबसे बड़ा मेला है। यह एशिया का सबसे बड़ा मेला है। यह कहाँ पे लगता है? तो यह बिहार में आयोजित किया जाता है। इसको भी आप लोग लगे हाथों नोट कर लीजिएगा। अब मेरठ में कौन सा मेला का आयोजन किया जाता है? तो मेरठ में एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसको हम कहते हैं नौचंदी मेला। नौचंदी मेला, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो मेरे दोस्तों इसका आयोजन मेरठ में किया जाता है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? क्या हॉकी का जादूगर कहा जाता है? जिनके नाम पर राज्य का सर्वोच्च खेल विश्वविद्यालय, राज्य का सर्वोच्च खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। क्या यह मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है? तो हाँ, हॉकी के जादूगर यह मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। और इनकी जन्म के बारे में चर्चा करेंगे। इनकी जन्म होता है प्रयागराज में। प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। और जन्म कब हुआ? इनकी जन्म होता है 29 अगस्त को। और इसी 29 अगस्त के दिन ही हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। यानी कि जो मेजर ध्यानचंद जी हैं, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इनका जन्म होता है प्रयागराज में। और जन्म कब होता है? जन्म ये 29 अगस्त को होता है। और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ दिया है कि सर्वोच्च खेल यहाँ दिया है कि खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है इनके नाम पे। तो ये खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो मेरे दोस्तों ये प्रश्न बनेंगे करंट अफेयर से, अगर प्रश्न बनने रहेंगे तो प्रश्न ये खेल विश्वविद्यालय की मेरठ में बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ दिया है डॉक्टर सलीम अली, ये कौन है? तो डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों डॉक्टर सलीम अली जी को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गोवा में। यह है गोवा में स्थित है। लगे हाथों आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत की सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? सीमा के बारे में चर्चा हो रही है। तो यह किस देश के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है? तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ 3322 किलोमीटर की सीमा लगती है। और अफगानिस्तान के पास 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। और भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। अब आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है? तो ऑप्शन ए बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। अब जो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। यानी कि सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? तो मेरे दोस्तों सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, 106 और 4096। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये कहता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो मेरे दोस्तों जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे जिनका नाम है ऋषभ देव। यानी कि इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। जैन धर्म के बारे में चर्चा कर रहा है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभ देव। इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? इन्हीं को आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है। इन्हीं को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं, यहाँ दिया है कि पार्श्वनाथ कौन थे? यह 23वें तीर्थंकर थे। यह 23वें तीर्थंकर थे जिनका नाम है पार्श्वनाथ। और इनका प्रतीक क्या था? तो मेरे दोस्तों यह प्रतीक से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो इनका प्रतीक था सांप। इनका
प्रतीक था सांप, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को मेरे दोस्तों सांपों का देवता कहा जाता है, सांपों का देवता कहा जाता है। और जो पार्श्वनाथ जी है, इन्होंने महाव्रत दिए, इन्होंने महाव्रत दिए। और महाव्रत कौन कौन से दिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, अपरिग्रह। यानी कि जो 23वें तीर्थंकर थे जिनका नाम है पार्श्वनाथ, इन्होंने 4 महाव्रत दिए। और 5वां महाव्रत इन्होंने महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यानी कि 5वां महाव्रत इन्होंने दिए, जिनका नाम है महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी ये कौन थे, यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, यह जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो मेरे दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह है जिसका नाम है सिंह, सिंह, या फिर इसी को हम क्या किस नाम से जानते हैं, इसी को हम शेर के नाम से जानते हैं। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से महाभारत, महाभारत कितने थे, तो महाभारत जो 5 महाव्रत वर्तमान में है, 4 देने वाले 23वें तीर्थंकर जिनका नाम था पार्श्वनाथ, और 5वां किसने दिया, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य देने वाले स्वामी, महावीर स्वामी। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये कहता है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो कौन सा ऐसा शासक है जिसके काल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। वास्तुकला जिसको हम कहते हैं आर्किटेक्चर, जिसको हम कहते हैं आर्किटेक्चर, तो इसके जो वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो वह कहा जाता है शाहजहां को, वह कहा जाता है शाहजहां को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर, जहांगीर को क्या कहा जाता है, चित्रकला का, चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के कार्यकाल को। अकबर, अकबर जिनका कार्यकाल रहा 1556 से 1605 ईस्वी तक, और इसी अकबर ने आगरा में, आगरा में लाल किले की स्थापना की, लाल किले का निर्माण कराया। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं कि बताइए किसके शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है और किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो जहांगीर के काल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, और जहांगीर के काल को, शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो मेरे दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। क्या थी, हम्पी विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी थी। और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और एक एग्जाम में पूछा था कि तुंगभद्रा नदी के किस किनारे स्थित है, तो तुंगभद्रा नदी के दक्षिण दक्षिण किनारे पे स्थित है ये हम्पी। अब आते हैं कि इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। विजयनगर, यहाँ दिया है विजयनगर। तो मेरे दोस्तों, विजयनगर की स्थापना कब हुई थी, तो विजयनगर की स्थापना होती है 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक कौन थे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे अधिक बार कोई पूछा गया हो तो यही पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो 2 भाई थे जिसका नाम था हरिहर, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। क्या 1857 में हुआ था, या 1885 में, 1905 में, या 1942 में। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, यह एग्जाम में पूछा जाता है, ये किसको कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है, तो मेरे दोस्तों ये कहा जाता है 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसी को कहा जाता है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। अब ये क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो मेरे दोस्तों ये क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को,
10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत होती है। और क्रांति कहाँ से शुरू होती है? तो मेरे दोस्तों क्रांति शुरू होती है मेरठ से। मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत होती है। अब आते हैं ऑप्शन बी दिया है, इसका तो ऑप्शन ए सही है। अब आते हैं ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी क्या दिया है कि 1885। तो 1885 एग्जाम की पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1885 में क्या हुआ था कि 1885 में आईएनसी, जिसको हम कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और संस्थापक कौन है? तो मेरे दोस्तों संस्थापक भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। संस्थापक है जिनका नाम है ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम यह संस्थापक है। अब आता है 1905 में क्या हुआ था? तो मेरे दोस्तों 1905 में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है जिसका नाम था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और एग्जाम में क्या प्रश्न पूछता है कि बताइए बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो भारत का गवर्नर कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर था जिसका नाम था कर्जन। लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर था। अब आते हैं 1942 दिया है। 1942 में क्या हुआ था? 1942 में होता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह गांधी जी ने दिए थे। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछता है, ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न पूछता है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये कहता है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो मेरे दोस्तों भारतीय संविधान को कब लागू किया गया है? कब लागू हुआ था? क्या यह 15 अगस्त 1947 को हुआ था, या 26 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 14 अगस्त 1947 को? यहाँ बात हुई है संविधान की। तो संविधान की बात हो रही है, तो आइए संविधान के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि संविधान इसको बनाने वाले, सबसे पहले इसको बनाने वाले कौन थे? तो संविधान को बनाने वाले थे जिसका नाम था संविधान सभा। संविधान सभा के द्वारा संविधान को बनाया गया। और इसको कब बनाया गया? इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा संविधान सभा को हमारे संविधान को बनाने में। और कहा जाता है कि जैसे भारत का संविधान देश विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसलिए इसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अब इसको बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। क्या हुआ? तैयार होता है कब? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। लेकिन इसको कब लागू किया जाता है? तो मेरे दोस्तों इसको लागू किया जाता है इसी के 2 महीने बाद, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया जाता है। एग्जाम में दोनों प्रश्न बनते हैं मेरे दोस्तों। एग्जाम में प्रश्न क्या बनते हैं कि बताइए संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसको लागू कब किया जाता है? तो लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। अब 26 नवंबर को यह लागू हुआ, इसीलिए 26 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को ही मनाया जाता है संविधान दिवस। संविधान दिवस। ये एग्जाम में प्रश्न बनता है। ये छोटी छोटी गलतियां हम लोगों से सिलेक्शन को बहुत दूर लेके चली जाती है, इसलिए बारीकियों पे ध्यान देना पड़ेगा। और इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि संविधान को बनने में कितने दिन लगे। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अब यहाँ दिया है कि 15 अगस्त को क्या हुआ था। जैसे कि हमें पता है कि भारत को आजादी मिली थी। भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। और 14 अगस्त को क्या हुआ था? इस दिन पाकिस्तान अपने आप को आजाद मानता है, यानी कि पाकिस्तान अपनी आजादी दिवस मनाता है 14 अगस्त को। और 26 नवंबर को क्या हुआ था? हमारा संविधान को तैयार किया गया था। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? तो मेरे दोस्तों दांडी यात्रा पहले जानेंगे कि दांडी यात्रा होती क्या है। दांडी यात्रा को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है नमक यात्रा। नमक यात्रा, नमक आंदोलन, या फिर इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन।
सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसको आंदोलन को शुरू होने से पहले हम जानेंगे कि यह आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ था। तो नमक कर के विरोध में इस आंदोलन को महात्मा गांधी जी स्टार्ट करते हैं। और इसकी स्टार्ट कब करते हैं? यह 12 अप्रैल 1930 को इसकी स्टार्ट हुई थी, शुरुआत हुई थी। कहाँ से? साबरमती से इसकी शुरुआत होती है। साबरमती से इसकी शुरुआत होती है। और कहाँ कब खत्म होती है? तो मेरे दोस्तों दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक को अपने हाथों में उठाया और नमक कर की समाप्ति की, कर की समाप्ति की घोषणा की। और ये कब करते हैं? 12 मई 1930 को कहते हैं। यानी कि 12 अप्रैल से 6 मई 12 अप्रैल से 6 मई, यानी कि यह यात्रा कितने दिन तक रही? यह 24 दिन की यात्रा थी। और कितनी दूर थी? तो यह 241 मील की यात्रा थी। इस मील की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो साबरमती से हुई थी। और अंत कहाँ पे हुई? दाड़ी पे, यानी कि दाड़ी की तरफ चली। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दांडी मार्च कहा जाता है। दांडी मार्च कहा जाता है। और एग्जाम में पूछता है कि बताइए महात्मा गांधी जी के साथ कितने अनुयायी शामिल थे? तो मेरे दोस्तों स्टार्टिंग में 78 अनुयायी शामिल थे, लेकिन दांडी पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग इनके साथ शामिल हो गए। तो इसकी शुरुआत पूछता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 1930 को। 12 अप्रैल 1930 को। अब यहाँ एक प्रश्न दिखता है, एक 1927 में क्या हुआ था कि साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और ये साइमन कमीशन भारत कब आया? तो मेरे दोस्तों ये साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है। और इसका बहुत ही पुरजोर तरीके से विरोध होता है। और इसी विरोध में क्या होता है? लाला लाजपत राय जी को लाठी लगती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। यह एग्जाम में पूछता है कि बताइए साइमन कमीशन भारत कब आता है? तो साइमन कमीशन भारत 1927 को आता है, लेकिन वह लंदन में 1927 में बनाया जाता है। उस कमेटी का गठन होता है साइमन कमीशन का। अब आते हैं, प्रश्न ये पूछता है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र। तो मेरे दोस्तों अर्थशास्त्र नामक की पुस्तक है, लेखक है जिसका नाम है चाणक्य, या फिर इनको कहते हैं कैटिल। चाणक्य यह कैटिल के नाम से इनको जानते हैं। कालिदास की पुस्तक कौन से है? तो कालिदास की पुस्तक है जिसका नाम है मेघदूत। मेघदूत के साथ साथ मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, ये कालिदास की पुस्तक है। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण हो जाती है जिसको हम कहते हैं कुमार संभवम। कुमार संभवम ये सारे के सारे कालिदास की पुस्तक है। विशाख दत्त और बाणभट्ट ये भी एग्जाम में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। और बाणभट्ट का पुस्तक का नाम है हर्ष चरित्र कादम्बरी कादम्बरी। ये दोनों की दोनों पुस्तक किसकी है? तो ये दोनों की दोनों पुस्तक हो जाती है बाण भट्ट की। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का लास्ट प्रश्न ये क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? यह द हेग में स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। अब आते हैं यूएन के बारे में हम चर्चा करते हैं। यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशन कहते हैं। इसकी स्थापना होती है 1945 को। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर मेरे दोस्तों स्थित है पेरिस में। पेरिस में इसका हेड क्वार्टर स्थित है। यूएन के एग्जाम में अभी प्रश्न पूछा था, बताइए यूएन के कितने सक्रिय अंग है, कितने एक्टिव अंग है, कितने एक्टिव ऑर्गन्स है? तो आइए इसके बारे में पूछता है कि टोटल इसके अंग कितने हैं? तो मेरे दोस्तों टोटल 6 अंग है, लेकिन एक्टिव कितने हैं? एक्टिव इसके अंग है 5। एग्जाम में देखिएगा कि क्या प्रश्न पूछ रहा है कि अगर पूछे यूएन के वर्तमान में कितने अंग है, तो 6 अंग है। और कितने एक्टिव अंग है? तो मेरे दोस्तों एक्टिव अंग 5 है। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि बताइए ये जो 6 है, 6 में 5 का जो मुख्यालय है, 5 का यानी कि हेड क्वार्टर जो है वह स्थित है कहाँ पे? वह स्थित है न्यूयॉर्क में। वह स्थित है न्यूयॉर्क में। लेकिन एक जो है, एक एक्सेप्शन है, और इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय
न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो मेरे दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है द हेग। द हेग जो कि कहाँ पे स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी कि ये रहा हमारा 20 का 20 क्वेश्चंस। ये रहा हमारा 20 क्वेश्चंस। कैसा लगा आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट? मैं आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज का क्वेश्चन थोड़ा टफ थे पिछले क्वेश्चन से, क्योंकि अगर प्रश्न का लेवल चेंज होगा तो इसी टाइप से प्रश्न पूछेगा। तो मेरे दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये आज का प्रैक्टिस सेट। इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट पाने के लिए स्टडी फर्स्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट हमारे कमेटी टीम के लिए किए, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और इससे बेस्ट वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके हम लोग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मेरे दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।